स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन को। तो टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट, आज की क्लास में हम बात करेंगे effective width of the flange. So in today's class our point of discussion is effective width of the flange. So effective width of flange. अब ये क्या होती है effective width of flange? What is effective width of the flange? इसको भी समझ सकते हैं। So if the width of the flange is in excess, अगर हमारे फ्लैंज की width excess में निकल के आ जाए तो उसका कुछ पोर्शन ही कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड करता है। So if the width of the flange is in excess, only certain portion of the width of the flange is capable of providing the compressive force that is technically termed as what? उसी को हम टेक्निकली बोलते हैं effective width of flange। तो डिजाइनिंग के लिए हमें effective width of flange चाहिए होती है, यानी ये वो width होगी फ्लैंज की जो कंप्रेसिव फोर्स को क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, या आप बोल सकते हो जो मोमेंट को रेजिस्ट करेगी। इट मींस वी शुड नो टेक्निकली हाउ टू कैलकुलेट द effective width of the flange। तो हमें टेक्निकली पता होना चाहिए कि effective width of flange कैसे निकाला जाता है। सो वी कैन से, हम बोल सकते हैं इफ width of flange, if width of flange is excessive, if width of flange is excessive, then the part of the flange, then the part of the flange only provides, compressive force. Part of the flange only provides compressive force. Part of the flange only provides compressive force and is termed as effective width. तो ये हमें effective width निकालनी है, effective width of flange. So and is termed as effective width of the flange, which is computed as follows. तो इसके ऊपर तो ऑब्जेक्टिव भी खूब मिलते हैं आपको। So which is computed as follows. तो पहले तो आपको बेसिक फंडा बता दिए effective width पिक्चर में कैसे आई, how this effective width comes into the picture. So that becomes the point of discussion. Tension test से related है please. चलिए, so effective width क्या होती है वो बता दी। effective width कैलकुलेट कैसे करते हैं, how to calculate the effective width। पहला केस, the first of the case is isolated beam. The first of the case is isolated beam, flange section. The first of the case is isolated beam, flange section. तो पहला केस लिया मैंने, isolated beam है, flange section है। अब इसमें दो ज्योमेट्रीज में एक साथ कंसीडर कर रहा हूँ, बोथ द ज्योमेट्रीज आई एम कंसीडरिंग साइमल्टेनियसली। एक हमारा है टी सेक्शन, वन इज टी सेक्शन और दूसरा है एल शेप्ड सेक्शन। तो वन इज टी सेक्शन, दूसरा है हमारा एल सेक्शन। तो टी सेक्शन एल सेक्शन बना के दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे, तो कोशिश करूंगा सिमेट्रिकली बन जाए, आई विल ट्राई कि ये सिमेट्रिकली बन जाए। बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी बहुत अनसिमेट्री को इग्नोर करना। अगर थोड़ी बहुत अनसिमेट्री आ जाती है डायग्राम के अंदर, उसको इग्नोर करना। सेक्शन हमारा सिमेट्रिकली है। सो ये रीइंफोर्समेंट है, दिस इज द रीइंफोर्समेंट। अब पैरामीटर्स मार्क करने मुझे, आई हैव टू मार्क द पैरामीटर्स। दिस इज द विड्थ, दिस इज डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, दिस इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। इफेक्टिव डेप्थ है सेक्शन की, इसको ऊपर ले जाओ, जगह बनेगी थोड़ी। ये हमारी विड्थ ऑफ द वेब है। अब चीजों को मार्क कर देते हैं। नाउ वी कैन मार्क ऑल दीज पैरामीटर्स। सो ऑल दीज पैरामीटर्स कैन बी मार्क्ड। तो ये हमारी विड्थ है, ये हमारी डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, ये इफेक्टिव डेप्थ है, ये विड्थ ऑफ द वेब है। सो दिस इज बी, दिस इज डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फ्लैंज सेक्शन, दिस इज डेप्थ ऑफ द वेब। हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज चाहिए। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि यही मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। सिंस दिस इज माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इसको मैंने सेपरेटली हाईलाइट करके दिखाया है आपको। ये हमारी मेन चीज है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालनी है। तो अगर फ्लैंज की विड्थ एक्सेस में हुई, उसका कुछ पोर्शन ही कंप्रेसिव फोर्स ऑफर करेगा, सारी विड्थ कंप्रेसिव फोर्स ऑफर नहीं करेगी, इसलिए हमें ये इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालनी पड़ती है।
तो पहले वाले डायग्राम में यानी टी सेक्शन में मैंने आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज मार्क करके दे दी है। यही चीज मैं दूसरे केस में बना सकता हूँ। एल शेप सेक्शन है, रेड कलर की पेन यूज करनी पड़ेगी। तो ये हमारा दूसरा केस है, एल सेक्शन। सो दिस इज द सेकंड केस, एल सेक्शन। स्ट्रेट लाइन बन रही है ना? नहीं, इधर से एंगल का पता नहीं चलता, फिर से बनाते हैं। हाँ, अब स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। बाकी चीज़ों को एलिमिनेट कर दो। ये हमारी स्टील है, दिस इज अवर स्टील। सो AST, दिस इज अवर AST। ब्लू कलर से मार्क करिए। सो ब्लू कलर से सेम मार्क कर सकते हो। सो ये कहाँ से आ गया? सो विड्थ ऑफ द फ्लैंज, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, effective depth, width of the web, all the points can be marked। देखना कहीं वीडियो पे ओवरलैप नहीं हो जाए। ये मेरे को यहाँ पे वीडियो दिखता नहीं है, अगर ओवरलैप हो जाए तो कमेंट कर देना एक बार। सो दिस इज अवर एल सेक्शन। सो दिस इज effective depth, depth of the flange, width of the flange, effective width नहीं है, width of flange है, ये हमारी width of web है। फिर ग्रीन कलर से आपको क्या बना के दिखाई? ग्रीन कलर से effective width बना के दिखा दी। तो ग्रीन कलर से effective width बना के दिखा दी, ये हमारी effective width है। तो ये effective width कैलकुलेट करनी है। तो हमारे कोड के हिसाब से आपको ये प्रोविजन ध्यान रखना है। एज पर दी कोड यू शुड नो अबाउट दिस प्रोविजन कि effective width of flange कितनी है, व्हाट शुड बी दी effective width of flange। डायग्राम बना लिया सबने? हैज एवरीवन ड्रॉन दी डायग्राम? डायग्राम बना दिया, स्टैंडर्ड है। अब effective width of flange दोनों सेक्शन की अलग अलग निकालते। सो effective width of the flange, ये अभी आइसोलेटेड फ्लैंज सेक्शन चल रहा है हमारा, TB है, LB है। So effective width of flange BF is kept equal to what? BF is kept minimum of, BF की वैल्यू हम मिनिमम रखते हैं। मिनिमम किसका? पहला L0 अपॉन, सो L0 अपॉन L0 by B प्लस 4 प्लस विड्थ ऑफ द वेब। दूसरा विड्थ ऑफ द फ्लैंज। इन दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी निकल गया है। L0 क्या है यहाँ पे? L0 है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। अफेक्टिव लेंथ नहीं है, ध्यान रखना। ये इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। मैग्नीफाई करके लिखा है, या गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। जीरो बेंडिंग मोमेंट। उसी तरीके से एल शेप सेक्शन के अंदर, अगर एल शेप सेक्शन है हमारा, हमारी जो effective width of the flange है, the effective width of the flange BF, effective width of the flange is minimum of, minimum सेम कहानी होगी, बस 0.5 L0 आ जाएगा। So 0.5 times of L0 upon L0 by B plus 4 plus width of the web, और सेकंड क्या है? width of the flange। तो दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी निकल गया है उसको हम क्या ले लेंगे? effective width of flange ले लेंगे। दिस विल बी टेकन एज effective width of flange। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। अभी मैं फोकस करूंगा L0 के ऊपर। सो L0 इज नॉट L effective, ध्यान रखना। L0 L effective नहीं है। L0 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। तो जीरो बेंडिंग मोमेंट के बीच के पॉइंट की जो दूरी होती है उसे हम L0 बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ केसेस में ये L effective के बराबर निकल के आ सकता है, पर जरूरी नहीं है हमेशा ये L effective के बराबर हो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टेक एन एग्जांपल। पहला केस लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम। सो फर्स्ट ऑफ द केस इज ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है। सो फर्स्ट ऑफ द केस इज ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये हमारा सिंपल सपोर्ट, सपोर्ट में रेड कलर से नहीं दिखा रहा, डायग्राम बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो सिंपल सपोर्ट मैंने आपको दूसरे डायग्राम या दूसरे कलर से बना के दिखाया ताकि आपको पता चले कि ये हमारा सिंपल सपोर्ट है। तो दिस इज अवर सिंपल सपोर्ट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस, तो अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाए, सो इफ आई ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस, तो अगर इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया तो यही हमारी इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक निकल के आती है। सो दिस इज अवर
अफेक्टिव लेंथ, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, फ्री हैंड से बना रहा हूं मैं, आई एम ड्रॉइंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विद फ्री हैंड। तो इस केस के अंदर यानी सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, तो पहला केस है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर हमारी एल अफेक्टिव ही किसके बराबर है, एल नॉट के बराबर है, एल अफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया आपको। तो अगर हमारी बीम सिंपली सपोर्टेड हुई, कौन सी फ्लैंज बीम भी अगर सिंपली सपोर्टेड हुई, तो आप बोल सकते हो कि एल अफेक्टिव किसके बराबर है, एल नॉट के बराबर है। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट इज एल अफेक्टिव ओनली। तो इस केस में ये बराबर निकल के आ गया, हर केस में बराबर नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी ए, सो दिस वाज सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा केस उठा लो कंटिन्यूअस बीम का, सो दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, simply supported, B is of continuous beam। तो अगर कंटिन्यूअस बीम की बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस बीम, यहां पे आपकी एल नॉट एल इफेक्टिव के बराबर नहीं निकल के आएगी। कैसे? देख लो भैया डायग्राम इसका। तो ये हमारी कंटिन्यूअस बीम है, दिस इज अवर कंटिन्यूअस बीम। सपोर्ट मैंने ब्लू कलर से बना के दिखाया, सपोर्ट इज वेट विद द ब्लू कलर। अब हो सकता है डायग्राम वीडियो के ऊपर ओवरलैप हो जाए, हो गया ओवरलैप, अरे यार यही नहीं होना था। चलो कोई नहीं, वीडियो को भी यहाँ से भगाता हूँ, आई हैव टू डिस्प्लेस ऑफ द वीडियो। वीडियो को मैंने ऊपर कर दिया अभी कुछ टाइम के लिए, फॉर सर्टेन ड्यूरेशन आई हैव डिस्प्लेस्ड ऑफ द वीडियो। चल जाएगा, अभी ओवरलैप नहीं हुआ। हाँ तो अब मैंने वीडियो ऊपर कर दिया ना, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बननी है। ये क्या हो गया, पेजेस प्रीवियस, नाउ आई हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तुम भी जाओ ऊपर। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ऑब्वियस है, मेरे हिसाब से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वीडियो गायब हो गई, वीडियो चली गई, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है, आवाज सुनते रहो, अभी आ जाएगी वीडियो वापस। डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर वीडियो चली गई है, परेशान हुआ, तो अभी आ जाएगी वीडियो, डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करो। आवाज आ रही है तो बस एक बार कमेंट कर दो, अरे आवाज आ रही है तो कमेंट कर दो, वीडियो अभी आ जाएगा वापस। हाँ आवाज आ रही है तो ठीक है, बस देखते रहो डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा, वीडियो को ले आऊंगा वापस। When the bending moment diagram will be drawn, I'll bring back the video. तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन दिस केस, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इस केस के अंदर। सो इन केस ऑफ द कंटिन्यूअस बीम, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अब जरा चेक करना, जरा चेक करना, दिस इज एल नॉट, ये एल नॉट है, डिस्टेंस बिटवीन जीरो बेंडिंग मोमेंट, डिस्टेंस बिटवीन जीरो बेंडिंग मोमेंट, इसको हम एल नॉट बोलेंगे, दिस विल बी टर्म्ड एज एल नॉट। और एल इफेक्टिव, दिस इज एल इफेक्टिव, ये हमारी एल इफेक्टिव है। तो कंटिन्यूअस बीम के अंदर हमारी एल नॉट एल इफेक्टिव के बराबर नहीं होती, तो वो सवाल पे डिपेंड कर जाएगा कि आपको सिचुएशन क्या देता है वो। तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस आल्सो। तो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम हमारी जो एल नॉट निकल के आती है, इट इज 0.7 टाइम्स ऑफ एल इफेक्टिव। यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे एल नॉट की वैल्यू है 0.7 टाइम्स ऑफ एल इफेक्टिव, तो 0.7 टाइम्स ऑफ एल इफेक्टिव। क्लियर है? आप सुनाई दे रहे हो, ये इतनी जल्दी बता दिया, आप सुनाई दे रहे हो, अब तो बात खत्म हो गई मेरी पूरी, अब तो वीडियो भी वापस आ जाएगा। कहाँ गया भैया वीडियो, वीडियो वीडियो वीडियो, ओके। लो वीडियो आ गया वापस, परेशान हो रहे थे कुछ लोग, वीडियो चला गया।
अब दिख रहा है वीडियो सबको? नाउ यू कैन सी द वीडियो। तो जो पॉइंट बताना था वो मैंने क्लियर कर दिया डायग्राम बना के। तो अगर आइसोलेटेड बीम है उस केस के अंदर अफेक्टिव विड्थ की वैल्यू डिपेंड कर जाएगी टी सेक्शन या एल सेक्शन है, दोनों के अंदर वैल्यू सेम है, बस एल सेक्शन के अंदर एल नॉट की जगह 0.5 एल नॉट है न्यूमरेटर के अंदर, न्यूमरेटर इंस्टेड ऑफ एल नॉट इट विल बी 0.5 एल नॉट। क्लियर है पूरी कहानी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? चलूं आगे? शैल आई कंटिन्यू? शैल वी प्रोसीड? चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से सबने लिख लिया होगा। दूसरा केस ये था हमारा आइसोलेटेड बीम फ्लैंज सेक्शन। दूसरा केस बी। तो दूसरा केस है हमारा बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम। बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम। So next of the case is of beam slab floor system. अगला केस हमारा बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम का है। अब क्या है बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम? देखो भैया जरा, इस बार मैं आपको डायग्राम, प्लान और सेक्शन दोनों एक साथ बना के दिखाऊंगा। इन दिस केस आई विल शो यू बोथ प्लान ऑल्सो एंड सेक्शन ऑल्सो। तो दोनों चीजों को एक साथ ऑब्जर्व करना, तो पिक्चराइजेशन कंपैरेटिवली बढ़िया हो जाएगी यहाँ पे। So here visualization will be comparatively better. So ऊपर वाला डायग्राम प्लान है, the first diagram is plan. जो नीचे वाला डायग्राम है, the second of the diagram is section. तो ऊपर वाली डायग्राम प्लान है, नीचे वाली डायग्राम सेक्शन है। So ऊपर वाली डायग्राम प्लान, नीचे वाली डायग्राम सेक्शन। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन दिखे, यहाँ पर नीचे स्ट्रेट लाइन नहीं दिखती मेरे को। So this is our बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम। ये हमारा बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम है। फिर से मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में एग्जैक्टली सेम बन जाए, एग्जैक्ट दूरी, एग्जैक्ट साइज। ट्राई। बन गया डायग्राम। तो मेरे हिसाब से डायग्राम बन गई है परफेक्ट। अकॉर्डिंग टू मी डायग्राम इज परफेक्ट। बाकी थोड़ी बहुत एम्बिग्विटीज होंगी तो उसको अवॉइड करना। इफ देयर विल बी स्लाइट एम्बिग्विटीज यू कैन अवॉइड दैट। तो नीचे वाला डायग्राम हमारा सेक्शन है, ऊपर वाली डायग्राम हमारी प्लान है। तो विजुअलाइज हो रहा है सबको ये? एवरीबॉडी इज एबल टू सी दैट? चलिए अब यही चीज प्लान में भी बना के दिखानी है आपको। द सेम थिंग इज टू बी शोन इन द प्लान। तो प्लान तो स्क्रीन में दिख जाएगा। इसी के ऊपर जस्ट हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। We have to take proper care of each and every dimension so that कोई भी ambiguity नहीं रहे इसके अंदर। There is no ambiguity। देखो भैया जरा, दिस इज अवर बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम। मेरे हिसाब से सबको ये चीज क्लियरली दिख रही है कि क्या सिस्टम है ये। ऊपर वाली डायग्राम प्लान है, नीचे वाली डायग्राम सेक्शन बना के दिखाई है। डायग्राम बिलो इट इज सेक्शन। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? अब डायमेंशंस मार्क कर देता हूँ। I can mark off the dimensions now. So this is BW. This is BW. So this is BW. This is BW. तो ये हमारी width of web है। क्लियर है? बीच में भी width of web है, इसको भी मार्क कर सकते हैं। This is BW. This is BW. So width of the web, width of the web. So BW, BW. क्लियर है यहाँ तक की कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? Then depth of the flange. This is our depth of flange. ये हमारी depth है flange की, DF. This is the depth of the flange. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? Any of the point to be referred from this for anyone? Next, हमारी clear distance. This is our clear distance. B1, B2, B3. ये clear distance है हमारी. So this is our clear distance. तो जो एडजेसेंट वेब्स है उनके बीच की क्लियर डिस्टेंस, एडजेसेंट वेब के बीच की क्लियर डिस्टेंस B1, B2, B3, ये एडजेसेंट वेब के बीच की क्लियर डिस्टेंस भी आपको बना के दिखा दी।
अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, अफेक्टिव फ्लैंज विड्थ। अफेक्टिव फ्लैंज विड्थ कैलकुलेट करनी है। अफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालने के लिए अब यहाँ पर टी सेक्शन भी है और यहाँ पर एल शेप्ड सेक्शन भी है। तो टी सेक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, एल शेप्ड सेक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो ये हमारा दिस इज अवर, इस डीएफ को भगाओ यहाँ से, पहले तो बीच में इंटरफेयर कर रहा है, एम्बिग्विटी क्रिएट करेगा। ये हमारी अफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज है, दिस इज अवर अफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, दिस इज बीएफ। तो ये मैंने टी सेक्शन की अफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज दिखाई है आपको, दिस इज अवर बीएफ। सो फॉर टी सेक्शन अफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इज बीइंग शोन। कोई सा भी डाउट हो उसमें से किसी को पूछ सकता है। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट फ्रॉम दिस मे आस्क। नेक्स्ट एल शेप्ड सेक्शन, दो एल शेप्ड सेक्शन है, दोनों एंड्स पे एल शेप्ड सेक्शन है, तो दोनों एंड पे एल शेप्ड सेक्शन है, तो ये हमारी अफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, दिस इज अवर अफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। तो दिस इज अवर अफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। तो एल शेप्ड सेक्शन है, अफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज, दिस इज बीएफ। तो अगर हमारा बीम स्लैब सिस्टम है, उस केस के अंदर अफेक्टिव विड्थ क्या होती है, दिस बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। तो पहला केस लिया टी सेक्शन, सो द फर्स्ट केस इज ऑफ टी सेक्शन। तो पहला केस टी सेक्शन का, सो फर्स्ट केस इज ऑफ टी सेक्शन। जैसे पीछे भी आपने दो क्राइटेरिया लिखे थे उनका मिनिमम, यहां पर भी दो क्राइटेरिया हमारा। सो बीएफ इज व्हाट, बीएफ इज मिनिमम ऑफ अफेक्टिव विड्थ ऑफ द सेक्शन is minimum of L naught by 6 plus BW plus depth of the flange. So L naught by 6, L naught क्या है हमारी, distance between the point of zero bending moment, BW क्या है, width of the web plus 6 DF, 6 लिखना भूल गया, बोला था पर लिखा नहीं, plus 6 times of DF. DF is what? DF is the effective depth of the flange, DF बोला जाता है, depth of flange। और दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, दूसरी वैल्यू है B1 by 2 प्लस BW प्लस B2 by 2। तो जिस भी टी सेक्शन की आपको अफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालनी है, उसकी वेब की विड्थ और इसके दोनों तरफ जो क्लियर डिस्टेंस है उसका आधा। तो जरूरी नहीं है दोनों तरफ क्लियर डिस्टेंस सेम हो, इसलिए मैंने B1 B2 लिख के बताया है। तो B1 by 2 और B2 by 2, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम निकल के आएगी वो क्या होगी, अफेक्टिव विड्थ ऑफ टी सेक्शन होगी। उसी तरीके से अगर एल सेक्शन हो हमारा, फॉर एल सेक्शन, फॉर एल शेप्ड सेक्शन, तो अगर एल सेक्शन होगी अफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इज मिनिमम ऑफ, फिर से दो क्राइटेरिया, एग्जैक्टली सेम कंडीशन है, बस वैल्यू हाफ कर देनी है हमें। वैल्यू हाफ कर देनी है किसकी, एक तो L नॉट बाय 12 हाफ, BW की वैल्यू सेम, 6 DF की जगह 3 DF, तो इंस्टेड ऑफ 6 DF इट विल बिकम 3 DF। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू, अब मैंने कौन सी वाली एल शेप सेक्शन लिया है, बिल्कुल राइट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड वाली मैंने एल शेप सेक्शन ली है। तो अगेन यहां पर भी आपको क्या लिखना है, BW, तो BW प्लस हाफ ऑफ द क्लियर स्पैन, B3 by 2। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाली लेते तो आप लिखते BW प्लस हाफ ऑफ B1 by 2। तो वो कोई सी भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर मैंने टी शेप सेक्शन ले लिया था, राइट हैंड साइड में मैंने एल शेप सेक्शन ले लिया। क्लियर है। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनी। तो मैंने चारों केस कंप्लीट करा दिया आपको। पिछले केस में आइसोलेटेड था, इस केस में हमारा बीम फ्लोर सिस्टम है। इन अवर केस वी हैव बीम फ्लोर सिस्टम नाउ। तो एक सवाल इसके ऊपर जरूर आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्टिव। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से अब किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। क्लियर है। चलिए, राइट या लेफ्ट दोनों सेम होगा। दोनों सेम कैसे होगा बेटा, B1 B3 बराबर थोड़ी है ना, B1 B3 सेम थोड़ी ना है। तो राइट वाले में B3 by 2 है, लेफ्ट वाले में B1 by 2 होगा, तो दोनों जगह वैल्यू सेम कैसे हो जाएगी। तो इन बोथ द केस वैल्यू विल नॉट बी सेम, B1 इज नॉट इक्वल टू B3। तो अगर आप लेफ्ट वाला लोगे
तो उस केस में दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी BW प्लस क्लियर डिस्टेंस सेम। इफ क्लियर डिस्टेंस सेम, हाँ इफ लगा दिया फिर तो बात ही चेंज हो गई ना। इफ क्लियर डिस्टेंस सेम फिर तो बात ही बदल गई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अप्लाई करके बताओ। रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। कैलकुलेट दी calculate the effective width, calculate the effective width, calculate the effective width of flange for a isolated T beam, for isolated T beam spanning over simply supported effective span of 8 meter, Section details are as follows. Section details are as follows, and all values are in mm. सारी वैल्यूज mm के अंदर है। सो दिस इज द सेक्शन गिवन टू यू, ये सेक्शन गिवन है आपको। So this is 1500, this is 400, then depth, this is 200, this is 500, ये 500। कैलकुलेट करके बताइए। सेम होता तो नोटेशन भी सेम होता। चलिए कैलकुलेट कीजिए, निकाल के बताइए इफेक्टिव विड्थ कितनी आ रही है। व्हाट इज द इफेक्टिव विड्थ कमिंग आउट? एल नॉट एल इफेक्टिव, बिल्कुल सही बात है। गोपी कृष्ण ने बिल्कुल सही बोला। 1.257, 1260, सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? Why everybody is getting the different result? आंसर तो एक ही निकल के आएगा ना, आंसर तो सेम ही होगा। तो सॉल्यूशन, पहली चीज एल नॉट एल इफेक्टिव है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, तो एल नॉट की वैल्यू कितनी है? 8 मीटर है, तो एल नॉट इज 8 मीटर। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, BF will be equal to what? BF will be equal to minimum of, दो क्राइटेरिया है हमारे पास। पहला क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया? L नॉट अपॉन L नॉट बाय B प्लस 4, सो B प्लस 4 प्लस BW, सो B प्लस 4 प्लस BW। दूसरा क्या है? B है, ये सेकंड इज B ओनली। जरा कैलकुलेट करके बताओ इसकी वैल्यू। तो पहला क्राइटेरिया अगर सॉल्व करो, 8000 अपॉन 8000 बाय 1500 प्लस 4 प्लस 400, पहले क्राइटेरिया से वैल्यू कितनी आ रही है? 1257.14 mm, और दूसरे क्राइटेरिया से आ रही है 1500 mm। तो दोनों में से छोटा कौन सा है? दोनों में से छोटा ये है 1257। ये हमारी क्या आ गई? इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आ गई। सो BF विल बी इक्वल टू 1257.14 mm। दिस इज द आंसर।
कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर से किसी के लिए? Any of the point to be referred from this for anyone? क्लियर है? चलो, ये बात समझ में आती है सबको, तो सबका आंसर आ गया तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। रेफर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम देखें। अगला प्रॉब्लम बोल रहा है कैलकुलेट effective flange width of continuous beam over effective span of 30 meter. Section details are as follows. Section details available है हमारे पास। तो these are the section details. तो ये हमारी सेक्शन डिटेल है। सारी वैल्यूज mm में, ऑल दी वैल्यूज आर इन mm। ब्लू कलर से वैल्यू बताई जाती है, तो ब्लू कलर से वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको शुरू से ही। चलिए कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट इफेक्टिव विड्थ निकाल के बताइए। कैलकुलेट दी वैल्यू। तो प्रॉब्लम लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर। इस बार हमारी कंटिन्यूअस सेक्शन है। पिछले केस पे हमारा आइसोलेटेड सेक्शन था। इन द प्रीवियस केस सेक्शन वाज आइसोलेटेड। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। फटाफट से आंसर निकाल के बताओ। .25 मीटर BF प्रियांशु ने बता दिया सबसे पहले। तो इस बार प्रियांशु ने सबसे पहले वैल्यू बताई है। तो सॉल्यूशन इस बार L नोट कितना है? 0.7 टाइम्स ऑफ L इफेक्टिव। तो 0.7 टाइम्स ऑफ 30 मीटर यानी 21 मीटर। क्लियर? सर मैंने बताया है, अग्निहोत्री ने बताया है, बेटा तुमने बाद में बताया, वो देखो प्रियांशु ने तुमसे पहले बता दिया। सो BF की वैल्यू मिनिमम ऑफ, सबसे पहले वो तुम्हारे से पहले देखो प्रियांशु भी बता चुका है, अब बता चुकी नहीं पता मुझे। सो L नॉट बाय B। सर मेरा ऊपर है कमेंट। अच्छा तुम्हारा उससे भी ऊपर है? भाई उससे ऊपर तो है ही नहीं कमेंट, उससे ऊपर कहां से कमेंट आ गया? अच्छा भैया तुमने पहले किया, ठीक है लड़ो मत, तुम्हारा सबसे पहले है। प्लस 6 टाइम्स ऑफ DF, 6 टाइम्स ऑफ DF BW प्लस B1 बाय 2 B2 बाय 2। L नॉट की वैल्यू 21 मीटर कन्वर्टेड इनटू mm। B की वैल्यू कितनी है? व्हाट द वैल्यू ऑफ B? B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? तो 6। सो L नॉट बाय 6, पीछे ये वैल्यू थी। सो L नॉट बाय 6, ठीक है। सो L नॉट बाय 6, B की वैल्यू कितनी है? 500 mm प्लस 6 टाइम्स ऑफ DF
100 mm. This is 500 plus 1500 by 2 plus 2000 by 2. जरा वैल्यू कैलकुलेट करके बताना दोनों. कैलकुलेट बोथ दी वैल्यूज. 6 विकेट डाउन, 6 आउट हो गए. चॉकलेट दे दो सर. बिल्कुल ले लो चॉकलेट, किसने मना किया? कोई बात नहीं, वो प्रियांशु बोल रहा है कोई बात नहीं. प्रांशु ने बताया है पहले. हाँ बिल्कुल सही बात है. शाहरुख आज मैच देख रहा है वरना वो फर्स्ट होता. ठीक है, पहले वाले से क्या आ रहा है? फ्रॉम द फर्स्ट इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? पहले वाले से आ रहा है 4600. 4600 और दूसरे वाले से क्या आ रहा है? 2250. 2250 mm. मिनिमम कौन सी है? 2250. तो ये दूसरा पार्ट हो गया हमारे प्रॉब्लम का. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. अब हम स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे सर, हमने ही बताया था पहले. ठीक है, भेजो स्क्रीनशॉट, भेजो यहीं पे चैट में. चैट में स्क्रीनशॉट भेजो. क्लियर है पूरी कहानी? इसमें नहीं जाता. अच्छा इसमें नहीं जाता, फिर अब कैसे पता चलेगा? चलो नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? चलो हो गया. तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं इसकी जानकारी आपको दे दी है. दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है एनालिसिस ऑफ फ्लैंज सेक्शन. जैसे हमने सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन, जैसे हमने डबली रीइंफोर्स सेक्शन की एनालिसिस करी है, अब एनालिसिस करेंगे किसकी? फ्लैंज सेक्शन की. सो एनालिसिस ऑफ फ्लैंज सेक्शन. एनालिसिस ऑफ फ्लैंज्ड सेक्शन. फ्लैंज सेक्शन की एनालिसिस करनी है. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एनालिसिस ऑफ फ्लैंज सेक्शन. ये स्कोर भी बताए जा रहे हैं यहाँ पे. क्या दो बॉल पे 2 विकेट ले लिए? किसने? तुम यहाँ पढ़ रहे हो या मैच का स्कोर बता रहे हो? सेवेंथ डाउन कांट बी सेंट. उससे पहले पेन ड्राइव पे है. चलो ठीक है, सिराज ने ले लिया. चलो बढ़िया बात है. सो केस 1. सो एनालिसिस ऑफ फ्लैंज सेक्शन केस 1 बैलेंस सेक्शन. तो पहला केस उठाया, बैलेंस सेक्शन है हमारा. सो फर्स्ट केस इज ऑफ बैलेंस सेक्शन. तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एनालिसिस ऑफ फ्लैंज सेक्शन की. पहला सेक्शन क्या है हमारा? फ्लैंज सेक्शन है. तो फर्स्ट ऑफ द सेक्शन इज ऑफ फ्लैंज सेक्शन. और फ्लैंज सेक्शन हमारी बैलेंस्ड है. फ्लैंज सेक्शन इज बैलेंस्ड. तो बैलेंस सेक्शन का तो केस सबसे आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. मैं कोशिश करूंगा अंडर इन्फो सेक्शन भी आज कंप्लीट करा दूं, अगर बातों में नहीं लगाओ मुझे तो. आई विल फिनिश ऑफ द अंडर इन्फो सेक्शन आल्सो. तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है. दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस. दिस इज स्टील. ये स्टील है. सो एरिया ऑफ स्टील. ऊपर क्या है हमारी? इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ही कंसीडर करेंगे. इफ आई शो द स्ट्रेस डायग्राम, सो इफ आई शो द स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम. स्ट्रेस डायग्राम की एनालिसिस भी कर सकते हो, स्ट्रेन डायग्राम की एनालिसिस भी कर सकते हो, दोनों एनालिसिस कर सकते हैं. सो ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम ले लो. दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम. सो दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम. सीधा टेंशन में आएगी. तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन है. जरा बताना, कंक्रीट के अंदर एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेन, कंक्रीट में एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेन 0.0035. 0.0035. बैलेंस सेक्शन है, स्टील में स्ट्रेन 0.002 प्लस 0.87 FI by ES. So 0.87 FI by ES. Depth of neutral axis. So depth of neutral axis, axial limiting. So limiting depth of neutral axis. ये हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है. तो यहाँ पर तो सारी एनालिसिस वैसी की वैसी है, कुछ भी चेंज नहीं है. तो अगर मेरा फ्लैंज सेक्शन बैलेंस हुआ, सारी एनालिसिस यही की ही निकल के आएगी विद नो चेंज. देयर इज नो चेंज. तो ये हमारा बैलेंस सेक्शन चलेगा.
दिस इज अवर बैलेंस सेक्शन। एक्स यू की वैल्यू क्या लेके चलोगे, एक्स यू लिमिटिंग, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो एक्स यू विल बी इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग, सारी वैल्यूज पता है हमें। सो 0.53D, 0.48D, 0.46D, किसके लिए, FE 250, FE 415 और FE 500 के लिए। सो FE 415 और FE 500 के लिए। तो एक्स यू विल बी एक्स यू लिमिटिंग, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन दिस। तो बैलेंस सेक्शन की एनालिसिस तो वैसे ही जैसे हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन की हो रही थी, एज वी वर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगुलर सेक्शन, वैसे ही हमारा फ्लैंज सेक्शन है, विद नो चेंज। फॉर ऑल सेम एज प्रीवियस वन, हाँ बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है, चले आगे, चले कंटिन्यू। चलो दूसरा केस लेते हैं, तो केस 2। तो केस 2 अंडर इन्फो सेक्शन का, यहां पर समझने वाली बात है बहुत। तो एक केस सबसे पहला वाला तो कंप्लीट करा ही देता हूं। तो अंडर इन्फो सेक्शन, अब अंडर इन्फो सेक्शन तो है ही, पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारी डेप्थ ऑफ फ्लैंज से क्या है, कम है या बराबर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दैट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द फ्लैंज रीजन। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ किसके अंदर लाई कर रही हो, फ्लैंज रीजन के अंदर लाई कर रही हो। अगर फ्लैंज में लाई नहीं करेगी तो दिक्कत वाली बात है, वो दिक्कत वाली बात वाला केस भी करेंगे हम। तो वो उस केस के अंदर कैलकुलेशंस हमारी बहुत बढ़ जाती है। इन दैट केस द कैलकुलेशंस आर इंक्रीज। तो मैंने पहला केस लिया, आई हैव टेकन द फर्स्ट केस वेयर द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लैंज रीजन। तो ये हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कहां लाई कर रहा है, फ्लैंज के अंदर ही लाई कर रही है। सो न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लैंज रीजन ओनली। विड्थ कौन सी कंसीडर करोगे, अफेक्टिव विड्थ कंसीडर करेंगे, आप ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। सारी जो विड्थ और डेप्थ निकल के आएंगी, अफेक्टिव विड्थ और डेप्थ निकल के आएंगी। सो दिस इज एरिया ऑफ स्टील, ये हमारा एरिया ऑफ स्टील है। दिस इज अफेक्टिव डेप्थ, दिस इज अफेक्टिव विड्थ, दिस इज डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, और ये हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। दिस इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जरा वैल्यू पुट करना सबकी, पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द पैरामीटर्स। ये हमारी बी डब्ल्यू, दिस इज अवर बी डब्ल्यू, दिस इज डी, दिस इज बी एफ, दिस इज डी एफ, दिस इज एक्स यू, ये एक्स यू है। तो ये वाला केस किसके इक्वलेंट हो गया, दिस केस इज इक्वलेंट टू व्हाट, दिस केस इज इक्वलेंट टू व्हाट, ये केस किसके इक्वलेंट है, सेम हमारी रेक्टेंगुलर सेक्शन के इक्वलेंट है, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, देयर इज नथिंग इन्वॉल्वड इन दिस। So this is equivalent to that of the rectangular section। तो ये इक्वलेंट है रेक्टेंगुलर सेक्शन के। स्ट्रेन की वैल्यू बना दी, तो ये स्ट्रेन की वैल्यू है, तो दिस इज अवर स्ट्रेन डायग्राम, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, आपको कंक्रीट में कितना मिलेगा स्ट्रेन, 0.0035 एक्सट्रीम फाइबर पे। स्टील में कितना मिलेगा फेलियर के टाइम पे, ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 FI बाय ES। क्लियर चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी। व्हाट अबाउट स्ट्रेस डायग्राम, अगर स्ट्रेस डायग्राम की बात करें, व्हाट अबाउट स्ट्रेस डायग्राम, सेम वैसा का वैसा ही आएगा स्ट्रेस डायग्राम विद नो चेंज, 0.87 FI, और यहां पर भी वही कहानी है, स्टिल दी स्टोरी इज सेम। तो पैराबोलिक पोर्शन, इनिशियल पैराबोलिक पोर्शन अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002, उसके बाद स्ट्रेट लाइन पोर्शन 0.45 FCK, एंड दिस इज हाउ मच, 0.87 FI। तो सारी की सारी एनालिसिस वैसी की वैसी है, द इंटायर एनालिसिस इज सेम। ये हमारा लीवर आर्म है, दिस इज अवर लीवर आर्म, तो दिस इज कंप्रेसिव फोर्स, दिस इज टेंसाइल फोर्स, ये हमारी टेंसाइल फोर्स है। तो टेंशन, कंप्रेशन, दिस इज अवर लीवर आर्म, ये हमारी लीवर आर्म है, तो ये हमारी लीवर आर्म है। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकाल लेंगे, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैन बी फाउंड। So position of neutral axis,
पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कंप्रेशन बराबर टेंशन, तो कंप्रेशन को टेंशन के बराबर कर दो, पोजीशन निकल के आ जाएगी न्यूट्रल एक्सिस की। कैसे? 0.36 FCK B into XU, दिस इज इक्वल टू 0.87 FY into AST। सेम जैसे निकालनी होती है वैसे निकालेंगे। तो XU की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ से, विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU। पर ध्यान रखना है ये XU की वैल्यू जो भी निकल के आए किससे कम हो, डेप्थ ऑफ फ्लैंज से कम हो। whatever the value comes out, this should be what, whatever the value comes out, this should be less than equal to the depth of the flange। ये केस पहले भी करते थे, वैसा ही हुआ, एग्जैक्टली वही केस तो बता रहा हूँ। तो ये केस तो हमारा वैसा का वैसा ही है जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन का हो रहा था। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तो कंक्रीट वैसे ही नेग्लेक्ट कर दिया आपने, तो एग्जैक्टली सेम कहानी विद नो चेंज। अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिस विल बी इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, और यू कैन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, तो जैसे मर्जी निकाल लो। कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK B into XU लीवर आर्म, D minus 0.42 XU, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। DF एंड XU लिमिटिंग दोनों से कम। हाँ वो तो अंडरस्टूड है ना, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है हमारा, दैट इज अवर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, वो तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है हमारी, बोल ही दिया। और इस केस के अंदर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है टेंशन साइड से, तो अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है टेंशन साइड से 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU, ये हमारी टेंशन साइड से निकल के आ गई। इसका मतलब पहले दो केस तो वैसे के वैसे ही हैं जैसे हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन के थे, विद नो चेंज। तो पहले दो केसेस में तो कोई चेंज नहीं निकल के आया। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इस पर कुछ किसी के लिए? तो पहले दो केसेस तो हमारे वैसे ही हो गए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट टू केसेस आर सेम विद नो चेंज। सर जिस विड्थ पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है उसे तो इफेक्टिव विड्थ इन फ्लैंज सेक्शन में कंसीडर करते हैं, बट इसके रिमेनिंग पोर्शन को किसमें कंसीडर करेंगे? वो कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट ही नहीं करती ना, तो जब वो कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट ही नहीं करती उसको कहां कंसीडर करोगे? तो जैसे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जो कंक्रीट है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि वो कंप्रेशन को रेजिस्ट ही नहीं करती है, डज नॉट प्रोवाइड कंप्रेसिव फोर्स। तो उसी तरीके से न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो विड्थ है फ्लैंज की वो कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड ही नहीं करती, तो उसे कंसीडर ही नहीं करते, सो इट इज नॉट कंसीडर्ड। क्लियर है? चलो थैंक यू एवरीवन, बाकी अब कल करते हैं। आज आपके एफएम की क्लास नहीं है, टेंशन को रेजिस्ट करेगा कंक्रीट, बेटा टेंशन को रेजिस्ट नहीं करता है, तो वी नेग्लेक्ट द कंक्रीट इन टेंशन जोन। रेजिस्ट करते हैं हम, एक नेग्लेक्ट कर देते हैं कंक्रीट को टेंशन जोन के अंदर, वो टेंशन रेजिस्ट नहीं करता। सारी टेंसाइल स्ट्रेसेस हम बेयर कराते हैं स्टील से ही, ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर बोर्न बाय द स्टील ओनली। चलिए थैंक यू एवरीवन, एफएम वाली क्लास नहीं है आज आपकी।